यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। आप सबको मेरा नमस्कार। वक्फ बोर्ड को लेकर आए दिन देश में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। कट्टरपंथियों के तरह तरह के बयान, बोले तो भड़काऊ बयान सामने आते रहते हैं, जिससे सांप्रदायिकता को भड़काने का काम किया जाता है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल जब से आया है तब से सारे मुस्लिम कट्टरपंथियों की हवा टाइट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शो। उत्तर प्रदेश के सुन्नी और सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की हालत में आपको बताती हूं, जो कि बहुत ही खराब हो चुकी है। 40 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से 35 सुन्नी और 14 सिया वक्फ बोर्ड के सरकारी कर्मचारी अपना जीवन चलाने के लिए कोई दूसरा काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के 4th कैटेगरी के एक कर्मचारी से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि दिन में वक्फ बोर्ड की नौकरी करते हैं और रात में ई रिक्शा चलाकर घर का पेट भरते हैं। सैलरी नहीं मिलने की वजह से परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज से भी अपना दावा हटा लिया है। उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना दावा छोड़ दिया है। वक्फ बोर्ड के विधिक अधिकारी अब्दुल मोहिन खान ने बुधवार को अंजुमन इंतजामिया मजाजिद वाराणसी के संयुक्त सचिव SM यासीन को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि यूपी कॉलेज की जमीन पर दिसंबर 2018 में जारी दावे का नोटिस 18 जनवरी 2021 को निरस्त किया जा चुका है। यूपी कॉलेज की जमीन पर 6 साल पुराने नोटिस के क्रम में दावे की कोई कार्यवाही वक्फ बोर्ड कार्यालय में अब नहीं चल रही है। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर विचार कर रही JPC ने प्रस्तावित कानून को लेकर बुधवार को मशहूर इस्लामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दारुल उलीम देवबंद के प्रतिनिधियों की राय सुनी। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो दारुल उलीम देवबंद की तरफ से शामिल प्रतिनिधि मंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया है। प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शामिल मौलाना अरशद मदनी ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। JCP की बैठक में दारुल उलीम की तरफ से जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, संस्था के कुलपति अब्दुल कासिम नोमानी और 2 और लोग वहां पर उपस्थित थे। मौलाना अरशद ने कहा कि यह संशोधन आया तो मुसलमानों की इबादत गाह महफूज नहीं रह पाएगी। मदनी ने संशोधन लाने के पीछे की नीयत पर भी शक जताया। उन्होंने कहा कि संशोधन में कई बड़ी खामियां हैं। वहीं समिति की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि हमने उन्हें बुलाया था क्योंकि देवबंद का दारुल उलीम 150 साल पुराना है। वहां से पूरी दुनिया के इस्लामी विद्वान निकलते हैं। आज मौलाना मदनी और वहां के कुलपति मौजूद थे। विधेयक से जुड़े संशोधनों पर उनकी राय ली गई। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर JCP गौर करेगी। बजट सत्र तक कार्यकाल बढ़ाने के बाद समिति की ये दूसरी बैठक थी। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में मदनी ने समिति के सदस्यों के सारे सवालों के जवाब दिए और वक्फ बोर्ड बिल से जुड़े जो भी उनकी राय थी उन्होंने मीटिंग में वहां पर रखा। मदनी ने बिल का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मौजूदा वक्फ कानून का ही सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। लोकसभा ने 28 नवंबर को इस समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी थी। सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और चर्चा के बाद JCP को भेजने का फैसला हुआ। इस बिल में वर्तमान अधिनियम से दूरगामी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। वक्फ संशोधन बिल में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रतिबंध सशक्तिकरण दक्षा और विकास अधिनियम 1995 करने का भी बात कहा गया है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार विधेयक में यह तय करने बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने की भी बात कही गई है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह अमेंडमेंट बिल केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्ड की व्यापक आधार पर संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं या गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ऐसे कई कट्टरपंथी हैं जो मुसलमानों को भड़काने का बहकाने का काम करते हैं, अपने भाषण में लोगों से दिल्ली कूच करने की बात करते हैं। अगर वक्फ संशोधन बिल को नहीं रोका गया तो कुछ ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं वो, सुनिए जरा। अंधे और बहरे हो जाते हो अपने मामलात में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने इजलास हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है, तहफ्फुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। अब डिपेंड क्या आप पे करता है। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहां कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था। अब चलिए मैं आपको समझा देती हूं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी आदमी या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस बेसिस के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्थान जमीन के लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की प्रॉपर्टी होना साबित हो जाए। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन्हें जमीनों की बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, वहां के आसपास की जमीनों को भी अपनी प्रॉपर्टी बता देता है। इन मजारों और आसपास की प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है।
क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 के कानून में यह जरूर कहा गया है कि किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि प्रॉपर्टी पर्सनल है या पब्लिक। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसे पेपर्स दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है, या फिर उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो सबूत पेश करे। सारे कागज और सारे सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदारी कर रहा है। कौन नहीं जानता कि कोई परिवार जमीन के पास का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया था और 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को अपार शक्तियां दी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए नियम जोड़ दिए वक्फ बोर्ड को, जिससे उनको अपार शक्तियां मिल गई। वक्फ एक्ट 1995 का संशोधन 3R के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 में क्या लिखा है वो भी आपको बताती हूँ। वो लिखा है कि ये जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगी। बाद में साल 2013 में संशोधन पेश किए गए जिससे वक्फ बोर्ड को इसके संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण शक्तियां दे दी गईं। अगर वक्फ आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता। मोदी 3.0 सरकार ने लेकिन वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कुतरने का प्लान बना लिया है। वक्फ बोर्ड की अपार शक्तियों पर लगाम लगाने के डायरेक्शन में केंद्र सरकार ने ये अमेंडमेंट बिल लाया। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इससे संपत्तियों के मिसयूज पर रोक लगेगा और देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के क्षेत्र अधिकार में है और प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावे के अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी निकाला जाएगा जिसके लिए वक्फ बोर्ड और मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। यानी चाहे मुस्लिम कितना भी जोर लगा ले वक्फ संशोधन बिल तो पास होकर रहेगा, लेकिन मोदी सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन भाई भौकाली पार्टी है, बीजेपी अपना दबदबा बना ही लेगी। तो चलिए आज के शो में सिर्फ इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।